एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारा पेपर 1 यूजीसी नेट का जो हमारा पेपर 1 होता है उसका ये सिलेबस है। तो इसमें यूनिट 1 में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कवरअप हो जाता है। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, क्विक रिविज़न करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब पर कितनी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट कहीं भी मतलब पर्टिकुलर एक वीडियो नहीं है जो आपको क्विक रिवीजन करवा रही है, और वो भी सब कुछ क्लियर करवा के उसके अंदर सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम ये 1 घंटे या 1.5 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट कर लें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको अगर सबसे पहले पढ़ना है, मोस्टली आपको जहाँ भी अगर पढ़ाया जाता है तो इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है और अदर थिंग्स पढ़ाए जाते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमास ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, जैसे आपको पता है जिसमें आते हैं रूल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसमें मतलब टीचिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं और जिससे क्या होता है स्टूडेंट जो लर्नर है ना उसको अंडरस्टैंड हो पाते हैं। तो इसमें हमारी बात होती है टीचिंग के रूल्स की। ठीक है, और इसमें आप रूल्स में कौन कौन से आ जाते हैं हम उनको पढ़ते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, नॉन टू अननोन, फर्स्ट हमारा रूल आता है नॉन टू अननोन। जैसे आपको कुछ पता है, ठीक है, आपको पता है छोटी सी चीज़, आपने सर्कल देखा है, जैसे छोटा बच्चा होता है स्कूल के अंदर होता है उसे सर्कल बनाना सिखाते हैं। सर्कल उसके लिए नॉन हो गया, बाद में उसको मूव करते हैं अननोन की तरफ। लाइक सर्कल ही हमारा मतलब रिलेटेड है अर्थ के, तो नॉन से हम अननोन की तरफ आ जाते हैं जो इमेजिनरी होता है, बच्चे ने देखा नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीज़ें आ जाती है, एक तो बहुत सिंपल सी चीज़ें बता दी, ABCD EFGH सब कुछ हो गया, 1 2 3 कंप्लीट सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब इनको कॉम्प्लेक्स वे में कैसे बताते हैं, भाई आपको 1 2 3 सिखा दिया है, उसके साथ आपको क्या है उनकी मल्टीप्लाई टेबल प्लस माइनस, तो कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन किया है। मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। ऐसे ही हमारे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में एक और आता है कि हम जो बहुत सिंपल एनकरेज करते हैं, सिंपली बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स के टाइम पे वो बच्चा खुद से एनकरेज हो रहा है अपने आप से। ठीक है, उसे दिख रहा है क्या क्या बेनिफिट उसको हो सकते हैं एनकरेज में। थर्ड हमारे आते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आप कंक्रीट की बात कर रहे हैं, जो आप चीज़ देख पा रहे हो। ठीक है, अब आपके सामने कुछ है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर पानी है तो आप उसको देख रहे हैं, कंक्रीट है ये आपके लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वही पानी आपने अब समुद्र को कभी देखा नहीं है ना, समुद्र में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, तो वो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विल डेपोर्ट है। ठीक है, उसको आप देख नहीं रहे उस टाइम तक, तो वही कंक्रीट जो जिसको आप टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप उसको फील नहीं कर सकते। आपका जो इमेजिनेशन परसेप्शन जो आते हैं ना कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर लोगे अगर आपके पास है तो वो परसेप्शन अलग हो जाते हैं और कॉन्क्रीट में जिस चीज़ को आप छू सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब एनालिसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, एनालिसिस में हमारा सेपरेट जो पार्ट की बात होती है ना उसकी बात आती है। ठीक है, सिंथेसिस में जो हमारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हम किसी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, अगर आपको किसी को कुछ करना है, आपको खाना बनाना है कुकिंग के लिए, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आपके पास कितने मसाले हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी घर का डेकोर भी करना पड़ेगा तो आप एनालिसिस करोगे आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है। फिर सिंथेसिस क्या है, आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट टुगेदर करके कुछ बनाना है। ठीक है, जैसे किचन का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस किया ना कि आपको कौन कौन से मसाले चाहिए, क्या क्या, सारी चीज़ों को सेपरेट करके अपने पास रख लिया। पार्ट कर में आपने सीख लिया कि आप हल्दी को कैसे यूज़ करोगे, नमक को कैसे यूज़ करोगे। तो वैसे ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट का होता है कि मतलब जो सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस में इन सारी चीज़ों को मिलकर आपने कुछ नया बना दिया, ऐसा नया बना दिया जो टेस्टी डिलीशियस है, आपने कोई डिश बना दी, तो वो हमारी एनालिसिस एंड सिंथेसिस होता है। इसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, अब पर्टिकुलर टू जनरल जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको बता रखा है, पर्टिकुलर हमारी वो होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, किसी कम लोग होते हैं उनके लिए होते हैं, पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए। और जनरल क्या होते हैं, जो कि पूरी की पूरी जितनी पॉपुलेशन है ना जनरल के ऊपर अप्लाई हो रही है। वैसे ही कि पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चीज़ से लेके हम बंदे को बता रहे हैं कि पर्टिकुलरली ये चीज़ है। ठीक है, आपको नॉर्मली एक अब मैं एग्जांपल आपको क्या दूं, हाँ आपको पर्टिकुलरली जो आपके पास है ना, आपके आसपास जिसको अप्लाई कर सकते हैं वो पर्टिकुलरली दिखा दिया। बाद में आपको बता दिया अगर इसको हाई लेवल पे हम इनिशिएटिव लेंगे, हाई लेवल पे इसको कर ले तो वो जनरल के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारे मैक्सिमास होते हैं टीचिंग के, और मैक्सिमास को टीचिंग के क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये एक तरह से रूल्स है कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है,
कोई भी टीचर अगर किसी को पढ़ा रहे थे रूल्स ऑफ टीचिंग कैसे कर रहा है, नोन टू अननोन जा रहा है कि नोन से अननोन जाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना है, एनालिसिस से सिंथेसिस और पर्टिकुलर से जनरल। इसके अलावा हमारे और भी होते हैं, ठीक है। पार्ट टू होल पार्ट्स, पहले हम किसी चीज़ को पार्ट टू होल में सीखते हैं, जैसे एनालिसिस एंड सिंथेसिस है वैसे ही पार्ट टू होल होता है। पहले आप छोटे छोटे पार्ट्स सीख लो किसी के, फिर उसको कंबाइन करके पूरा होल कंप्लीट सीख लो, वही होगा। इसके बाद आता है एम्पेरिकल एंड रेशनल। एम्पेरिकल एंड रेशनल, एम्पेरिकल और रेशनल क्या होता है? एम्पेरिकल हमारा होता है जो आपका ऑब्जर्वेशन, आप किसी को आप लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हो, लैब के अंदर टेस्ट करते हो क्या, उसको रिजल्ट देखते हो ना, आपने कोई भी अगर टेस्ट किया तो आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बाद आप कंक्लूजन पे जा सकते हो। बट रेशनल में क्या होता है कि आप है ना उस चीज़ का रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर उसका कोई केमिकल का टेस्ट किया, उसका कलर चेंज हुआ, आपने देख लिया, यू कैन ऑब्जर्व इजिली। बट रेशनल में आप उसके फैक्ट्स, किस फैक्ट्स की वजह से, क्या रीज़न था उसकी वजह से, तो हम रेशनल पे बाद में जाते हैं, पहले एम्पिरिकल जो हम दिखा सकते हैं बच्चे को वो दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आईडीजी टू हमारा डीजीपी। आईडीजी क्या होता है? इंडक्टिव टू डिडक्टिव। आईपीजी में हमारा हो जाता है पर्टिकुलर टू जनरल। पहले हम सोचते हैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, हम एग्जाम्पल पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दे के उसे करवाते हैं, ठीक है। आसपास के कुछ भी, जैसे मैं आपको सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ तो पर्टिकुलरली मैं आपको कुछ बता रही हूँ और वो जनरल पे अप्लाई होता है। तो इंडक्टिव में हमारे एग्जाम्पल चलते हैं जो कि कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग होते हैं, पर डिडक्टिव में हमारे क्या होता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं पहले हम कॉन्सेप्ट जनरल, जो जी पहले आ रहा है ना जनरल, इसको हम जनरली जो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है ना वो जनरल बताते हैं। जैसे आपका मैथ का फॉर्मूला देख लो, आपको टीचर क्या करेगी, फॉर्मूला बताएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है जो कि जनरली होता है, सभी हर क्लास में हर टीचर ये फॉर्मूला बताते हैं। उसके बाद वो फॉर्मूला आप पर्टिकुलरली आप उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। ये हमारी होती है डिडक्टिव। पर पर्टिकुलर में क्या होता है, पहले आपको एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है, आपको लिखवा दिए कि आप ऐसे ऐसे करके सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको जब आपने उस वे से उसको करने का तरीका ढूंढते तो उसका ऑल्टरनेटिव दे देते हैं। अब ऑल्टरनेटिव में उसका हम फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। वही हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है। पहले इंडक्टिव सिखाया जाता है, फिर हम डिडक्टिव की तरफ मूव करते हैं। देन हमारा आता है साइकोलॉजिकली एंड लॉजिकली। अब साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकली जो कि हमारा मॉडर्न एजुकेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली जो मॉडर्न एजुकेशन होता है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। और लॉजिकल जो होता है, हम लॉजिकली क्या चीज़ कर सकते हैं, जो चीज़ बुक्स में लिखी है वो तो अलग है, बट लॉजिकली हम खुद से क्या चीज़ कर पा रहे हैं उस चीज़ को, व्हाट कैन यू डू, उसकी हम बात करते हैं। और साइकोलॉजी में हम जो मॉडर्न एजुकेशन होते हैं, जो हमें लेवल नीड्स, हमें किस चीज़ की नीड है, हमें मेंटली फिजिकली किस चीज़ की हमें साइकोलॉजिकली नीड है, हम वो, ठीक है, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उस पर बच्चों को दिखा देते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसे ही होता है। अब एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या होता है, जो कि हमारी एक्चुअली चीज़ प्रेजेंट है रियल लाइफ में, आप नेचुरली आप उसको देख सकते हो। जैसे आपको पता है क्लाउड, बच्चों को दिखा रहे हो क्लाउड है, आप किसी घर में, वो घर है, एक्चुअल है वो प्रेजेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जैसे आप कोई मॉडल बना के दिखाते हो। अब छोटे बच्चे को आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेस तो जाके नहीं दिखाओगे ना, उस स्पेस को आप रिप्रेजेंट करके दिखाते हो, तो रिप्रेजेंट करके दिखाना हमारे दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे आता है डेफिनेट टू इनडेफिनेट। डेफिनेट में वही, जैसे आपकी कुछ भी कोई टॉपिक चलता है तो आपको टीचर क्या होता है, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखवाती है, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज लिमिटेड होती है कि इसकी इज कॉल्ड दिस, और स्टार्टिंग में यही चीज़ है, ये डेफिनेट है, इतना है, इतनी चीज़ है, ठीक है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इनडेफिनेट में क्या होता है, जो ये होते हैं ना उसकी लिमिट नहीं होती, कि उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी डाइवर्सिटी कि, ठीक है, आपको पता है हमारा डाइवर्स है, हमारी कंट्री डाइवर्स है ना, मतलब हर चीज़ में डाइवर्स है, कल्चर में डाइवर्स है, और अगर रिलीजन में देखो रिलीजन में भी डाइवर्स है, तो हर चीज़ में डाइवर्स है, तो उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं है एग्जैक्टली सेम वे में। और जैसे मैंने होल टू पार्ट बताया, पार्ट टू होल हमारी ये एनालिसिस और सिंथेसिस के लिए आता है, कि हम एनालिसिस पार्ट टू लिए करते हैं और सिंथेसिस हम कहते हैं कंपाउंड कर लेते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। पर अगर वैसे बोलते हैं तो होल टू पार्ट होता है, ठीक है। बच्चों को पहले सारा का सारा बता रहे हैं कि बेसिकली आपको बच्चे को सब कुछ बता दिया, फिर उसको पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट उसका एक्सप्लेन करते हैं, ये उस वे में है। तो ये हमारे जो होते हैं मैक्सिमम्स होते हैं टीचिंग के। इसके बाद हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में हमारे टोटल 12 होते हैं,
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है, मेक हर टीचिंग इफेक्टिव, कि किसी अपनी जो टीचिंग होती है ना उसको इफेक्टिव बनाना सामने वाले के लिए, कि उसके एक इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाए जो हमारा लर्नर है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसका बेसिकली क्या है, मेक टीचिंग इफेक्टिव टू द लर्नर के लिए हमें अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनाने। तो ये हमारे 12 होते हैं। पहला हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब क्या है, आपको जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसको मोटिवेट करना है, आपको इस वे में पढ़ाना है कि अब आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता है कि हाँ डॉक्टर बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, आपको जॉब भी चाहिए ज़रूरी है, आपको अर्निंग भी ज़रूरी करना है, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जनरेट करना पड़ेगा कि जो पर्सन है ना, जो स्टूडेंट है ना, वो एक क्यूरियोसिटी के साथ अपनी लर्निंग को लेके जा सके, कि हाँ उसे पता है कि अगर उसे ये करा तो उसको ये रिवॉर्ड मिल सकता है। तो उसको मोटिवेट करना है, उसकी क्यूरियोसिटी को जगाना है, वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आता है। अब प्रिंसिपल ऑफ हमारा एक्टिविटी, ये हमारा सेकेंड है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में क्या आता है, लर्निंग बाय डूइंग। आपको पता है आज के टाइम में जो प्री स्कूलिंग होती है ना, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करते हैं कि बच्चों को क्या है, चीज़ें करवाते हैं। आपको पता है लर्निंग एंड डूइंग किसने दिया था, इसी के साथ हम वो भी जान लेते हैं। अगर किसी को पता है तो आप मेरे आंसर से पहले आप बता देना, ठीक है। जोहन डेवी ने इसको दिया था, ठीक है, जोहन डेवी ने इसको दिया था, जो हमारी लर्निंग एंड डूइंग होता है। इसने इम्फेसिस किया था इसको कि लर्निंग और डूइंग बहुत बेस्ट होती है एक स्टूडेंट के लिए। तो इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि हम ऑल सेंसेस को इन्वॉल्व करवाते हैं बच्चे के, ठीक है। ऑल सेंसेस हो गए, जिसमें एडगर डेल ने कहा था कि बच्चा सेंस करके भी चीज़ सीख सकता है। फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहे हैं इसके अंदर बच्चे का, ठीक है। वो अगर चीज़ सीख रहा है खुद से करके तो फिजिकली भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, मेंटली भी इन्वॉल्व है, उसका दिमाग भी वर्क कर रहा है, उसकी एक्टिविटी हाथ भी, जैसे आजकल एक्टिविटीज़ चलती है छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में, तो वही चीज़ आती है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी करवाना चाहिए बच्चों को। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, जनरेट करता है इंटरेस्ट, कि लर्नर जो है ना इतना इंटरेस्टेड हो जाए, जो भी टीचर बता रहा है, लाइक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बता रहा है तो उनको प्लांट वगैरह के पास ले जाके उसे ऐसे इंटरेस्टिंग वे में दिखाए कि बच्चे के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी के साथ साथ इंटरेस्ट भी आ जाए कि उसको ये चीज़ सीखनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आता है हमारा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ठीक है, लिंकिंग विद लाइफ। अब आपको जो भी चीज़ सीख रहे हो आपको उसको लाइफ के साथ कैसे लिंक करना है वो चीज़ इसमें आती है। आप जैसे एडिशनली अगर आपको बच्चे को आप प्लस माइनस सिखा रहे हो तो उसके क्या है, आपने उसको 2 + 2 बता दिया 4, बट आपने उसको ऐसे बताया, अगर आपने एक चॉकलेट लेके आए 5 रुपए की, उसके साथ साथ आप एक बिस्किट लेके आए 5 रुपए का, तो वो कितने के हो गए, कितने का आप लेके आए, तो वो उसको जोड़ेगा, तो वो ज्वाइन कर पाएगा कि अगर वो अपनी रेगुलर डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहा है तो वो एडिशन कितने अच्छे से सीख रहा है। तो हम लिंकिंग विद लाइफ के साथ लिंक करके एग्जांपल दे दे के उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हम लाइफ के किसी भी एग्जांपल को उसके साथ ले सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट चीज़ों को लास्ट लॉन्ग की तरह बता सकते हैं बच्चे को। अब कॉन्क्रीटली आपने बता दिया कि आपने मतलब एक चॉकलेट बिस्किट लिया है, कॉन्क्रीट है, वो ऑब्जेक्ट है, आपने उसको पैसा दिए। अब पैसा अगर आप नॉर्मली कॉपी में बताओगे 2 + 2 कितना होता है, वो लिख के कर लेगा 2 + 2 1 1 1 1 काट करे 1 2 3 4 4 लिख लेगा बच्चा। बट अगर आप बता दोगे आपने एक कैंडी ले ली है जो कि 5 रुपए की है, ये कॉइन भी आपके पास है, उसके साथ साथ आपने एक बिस्किट भी ले लिया है, तो ये बिस्किट भी 5 रुपए का है, तो क्या करेगा, ओ 2 चीज़ मिल गई मेरे को, 5 रुपए की है, तो ये कितना है 10 रुपीज़ हो गए। तो बच्चा इस चीज़ से बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो लिंकिंग विद लाइफ हमें करवाना चाहिए बच्चे को। 5th नंबर हमारा आता है डेफिनेट एम, जो प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ठीक है। अब डेफिनेट एम के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारा आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमम जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसकी, कि ये हमें पता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाना पड़ता है, हमें एक तरह से फिक्स्ड एम लेके चलना पड़ता है, एक गोल लेके चल रहा है। तो बच्चे को हम अगर कुछ करवा रहे हैं, जैसे बच्चा होता है छोटी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो उसका अल्टीमेटली एम क्या होता है, डेफिनेटली एम क्या होता है कि उसको ये क्लास कंप्लीट करनी है, उसके मार्च में एग्ज़ाम है, उसको पास होना है, उसको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो मतलब उसको ट्रॉफी मिलेगी, उसको गिफ्ट्स मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे, तो वो एक डेफिनेट एम होता है बच्चे का। तो वही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर बच्चे का कोई डेफिनेट एम है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। 6 नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इंडिविजुअल, अब आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर किसी में, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। अब जैसे कि आपको पता है हम बच्चों के जो होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है, रिकॉग्नाइज भी आ जाएगा यहाँ पे, रिकॉग्नाइज, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। अब सब बच्चों को आप इकट्ठा एक ही तरह लेके चलोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, तो हम हर बच्चे के ना यूनिक अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा कि वो किस वे में पढ़ रहा है। अगर कोई चीज़ कोई बच्चा लेट समझ रहा है तो हमें उसे दोबारा समझाने की ज़रूरत है। हर बच्चे को पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग है ना अलग अलग वर्क करता है, तो यूनिक अंडरस्टैंडिंग होती है हर स्टूडेंट की, तो उसकी इंटेलिजेंसी लेवल भी वैसे ही वर्क करते हैं। इंटेलिजेंसी के साथ साथ उसका एबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, वो पुअर रिच फैमिली से हैं जहाँ पे अच्छे से लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, वो किसी एब्यूजिव बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उनके यूनिक स्टूडेंट होता है, यूनिक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है ना उसको अपना मैनर, बिहेवियर, उसको ना हर तरह का बिहेवियर चेंज करना पड़ता है बच्चे को, और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी इक्वल दोगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अंडरस्टैंडिंग करने में, तो टीचर क्या करेगा कि उसको अलग से थोड़ा सा बता दे, थोड़ी सी हेल्प कर दे, जब तक दूसरे बच्चे, अगर वो बच्चा 5 बार डाउट पूछता है तो उसको भी क्लियर करे। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अब रिजल्ट आता है किसी बच्चे का, आप किसी के 5 से कम नंबर है और किसी के पूरे मार्क्स हैं, तो पूरे वाले मार्क्स के ऊपर बच्चे टीचर है ना बहुत कम ध्यान देती है, ठीक है। उनके सोचते हैं वो बच्चा तो कर लेगा, जिसके कम होते हैं उसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, क्लास में भी उससे क्वेश्चन पूछना, उसको ज़्यादा टाइम देना, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसको उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करना। तो हमें रिकॉग्नाइज करना होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होता है, जिससे क्या है हमारी टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग को जो आउटकम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा 7वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सिलेक्शन का, जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह है ना, कंटेंट क्या हम पढ़ा रहे हैं, उसे रेलिवेंट चीज़ और अपडेटेड चीज़ बतानी पड़ती है। अब जैसे कि आपको पता है मुगल और डार्विन थ्योरी हमारे रिमूव हो गए सिलेबस से, ठीक है। सिलेबस से मुगल और डार्विन थ्योरी रिमूव हुई है, मुगल तो कंप्लीट रिमूव हो गई, डार्विन की अभी बात चल रही है कि उसको रिमूव करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि अगर बच्चे को हम वो चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं बट वो तो रिमूव हो गई ना, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमें वही चीज़ करनी होती है, अपडेटेड चीज़ें बच्चे को पढ़ानी होती है, और क्या नाम है रेलिवेंट, जो उसके सिलेबस से, उसके कोर्स से रेलिवेंट है वो चीज़ें हमें बतानी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 नंबर पे हम आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब सारी चीज़ तो है पर प्लानिंग नहीं है, अब टीचर जाके पहले उसको मतलब क्वेश्चंस करवा रही है फिर उसको समझा रही है, तो ये भी थोड़ा अलग होता है। तो प्लानिंग भी अगर टीचर ने प्लानिंग बहुत अच्छे से करी है, ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव टीचिंग होती है हमारी। लाइक टीचर जो है ना एफिशिएंटली रिसोर्स लेगी, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, सिस्टमेटिक वे में जो टीचिंग करेगी ना, सिस्टमेटिक वे में, वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिस्टमेटिक टीचिंग करेगी तो वो ऑप्टिमम यूज़ कर पाएगी जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और बच्चों को प्रोवाइड कर पाएगी विद द एग्जाम्पल। तो सिस्टमिक वे में टीचिंग करेगी, जो भी उसका जो प्लान है, जो उसे टारगेट सेट किया है ना, वो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के अंदर। इसके बाद हमारी 9 नंबर पे आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न से आपको पता है डिवाइड एंड रूल का रिगार्डिंग कोई बात होगी, तो डिवीज़न क्या होता है, डिवाइड इनटू यूनिट और सेक्शन। जो हमारी टीचिंग होती है ना वो यूनिट और सेक्शन में डिवाइड होती है। अब आपको पता है, आप कोई बुक ले लो, एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो उसमें क्या आपको 10 चैप्टर दिखेंगे, 10 यूनिट लिखेंगे, और उसके अंदर सब यूनिट्स भी डिवाइड होंगे, वो भी लिखा होगा, और उनकी भी डबल सब यूनिट डिवाइड होंगे, हाँ, सब क्लासेस जो होते हैं वो डिफाइन होंगे। तो ऐसे ही डिवाइड होते हैं, एक है ना यूनिट जो होते हैं और उनके सेक्शंस बहुत अच्छे से अलग अलग डिवाइड होते हैं, और जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अगर टीचर ने एक से स्टार्ट किया तो उसको इंटरलिंक करके अगर उसने पहले वाली यूनिट में वो पढ़ा दिया और दूसरी यूनिट में फिर उसका वो वर्ड यूज हो है, तो टीचर उसको इंटरलिंक कर सकते हैं ना। आपको पता है स्ट्रीम्स भी, सब्जेक्ट्स भी कनेक्टेड होते हैं, है ना। हम इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे साइंस के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो हमें चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे हम मैथ कर रहे हैं तो मैथ को हम डेली लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरलिंक चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उससे ना क्या होता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से बिल्ड होता है उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इसके हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा पाते हैं बच्चे के अंदर। इसके बाद हमारा 10 नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। आपने डिवीज़न करवा दिया, प्लानिंग करवा दिया, सिलेक्शन करवा दिया, अब रिवीजन के अंदर क्या आता है, कीप ऑन रिविजनिंग, ठीक है,
बच्चे को जो करवाया है ना उसको रिवाइज करवाना होता है। जैसे आपने देखा छोटी क्लासेस में बच्चे को आज पढ़ा दिया टीचर ने, तो नेक्स्ट डे भी वो क्लास में सबसे पहले वो स्टार्टिंग के 5 मिनट क्या करते हैं, बच्चे से पूछते हैं खुद से कि मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था। ठीक है, अगर कुछ भी उसको कुछ पूछना होता है बच्चे तो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो रिवीजन भी बहुत जरूरत है। रिवीजन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रिटेन करवाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए बच्चा रिटेन कर सकता है उस चीज़ को। तो एक्वायरिंग नॉलेज बहुत ज़रूरी होते हैं, उसी के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इमीडिएट और रिपीटेडली हम अगर रिवीजन करेंगे ना किसी चीज़ का तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो अगर आप अगले दिन उठ के सिर्फ उसको आपने 4-5 घंटे में जो पढ़ा है उसको 10 मिनट भी देते हैं, आप उसको मतलब गो थ्रू भी करते हैं, तो वो आपकी बिल्डअप करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को, जिससे क्या है टीचिंग भी इफेक्टिव होती है। अगर टीचर अपने हिसाब से रिविजन करवा रहा है तो वो भी इफेक्टिव होती है। इसके बाद हमारा 11th आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब क्रिएशन एंड रिक्रिएशन में क्या बात कर रहे हैं, क्रिएशन हमें नए नए आइडियाज़ लेके आने पड़ते हैं। जैसे हमारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम क्रिएटिव बनते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग करते हैं चीज़ों को, तो क्रिएटिव बन रहे हैं तो क्रिएशन भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा, उनको एंगेज करवाना पड़ेगा चीज़ों के रिगार्डिंग। तो रिक्रिएशन एंड क्रिएशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक डीलिंग भी बच्चे को सिखानी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक डीलिंग में क्या आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, डेमोक्रेटिक डीलिंग के अंदर हम आता है हमें बच्चे को एक टास्क देना चाहिए, एक्टिविटी देनी चाहिए। जैसे आपको बताया आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी उनको ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ दे देते हैं टीचर्स कि वो बच्चों का टास्क नहीं होता, वो पेरेंट्स का टास्क होता है। तो सेम होता है, गिव टास्क टू द स्टूडेंट और एक्टिविटी टू अ लर्नर, जिससे क्या होगा उसके ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसको अंदर रिस्पेक्ट आएगी, लर्निंग के लिए सीख पाएगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। अगर ये चीज़ें 10th क्लास के बच्चों को दे रहे हैं, जैसे उनको असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो बच्चे को सब कुछ अपने आप से गैदर करना पड़ता है, तो वो डील कैसे करेगा उस सिचुएशन से। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बच्चों के हिसाब से मैंने बता दिया, बड़ों के हिसाब से तो ये हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हमारे 12 होते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, मोटिवेशन, मोटिवेट करना, जिससे हमारी लर्नर जो होता है क्यूरोसिटी बनेगा। एक्टिविटी, जो कि बच्चों को हम एक्टिविटी करवाते हैं तो वो जीनियस बनता है। ठीक है ना, वो मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहता है। इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो बहुत और अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। लिंकिंग विद लाइफ से लिंक करवाएंगे तो वो मतलब लास्ट लॉन्ग तक उसको याद रहेगी चीज़ें। डेफिनेट एम, मतलब बच्चे का एक फिक्स्ड एम और गोल होना जरूरी है, जब भी वो अच्छे से करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर किसी बच्चे में कोई फ्लोज है तो उन फ्लोज को समझ के उसकी हेल्प करना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा रेलिवेंट और अपडेटेड टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। 8th आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, आपको प्लानिंग इस वे में करनी चाहिए जो सिस्टमेटिक वे में हम स्टूडेंट को पढ़ा सके। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, जैसे यूनिट और सेक्शन को हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा और उसको कनेक्टिव वे में उसको बच्चे को करवाना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ पाए, इंटरलिंक करें हम चीज़ों को। अगर पीछे कुछ पढ़ाया तो उसको हम कनेक्ट कर सके चीज़ों को, तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन में आता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन के अंदर भाई अगर बच्चे को रिवीजन करवाते हैं और इमीडिएट रिवीजन करवाते हैं तो वो चीज़ें ना वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए रख सकता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, तो बच्चा क्या करता है उसके अंदर न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो इन्वायरमेंट, क्रिएटिविटी, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए क्रिएट करता है, नई नई चीज़ें क्रिएट करता है। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक डीलिंग, बच्चे को अगर हम वर्क दे रहे हैं, एक्टिविटी दे रहे हैं, एक टास्क दे रहे हैं, ठीक है, वो टास्क को अगर खुद से करता है अपने घर में जाके तो उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसकी नज़रों में उसकी लर्निंग की रिस्पेक्ट इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारा जो था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं अब डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान करो, कोई क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जो टीचिंग का एटीट्यूड होता है उसका। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल हमारे 7 होते हैं। पहले मैं आपको उसके नाम बताती हूँ, फिर मैं आपको उसको डिटेल में बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी अफेक्ट करता है हमारे जो टीचिंग होते हैं उसको। ठीक है, टीचर का क्या एप्टीट्यूड है, क्या नॉलेज है, क्या सब कुछ है वो। सेकेंड हमारा आता है लर्नर एटीट्यूड। अब लर्नर का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो पहले से ही कुछ नहीं बनना चाह रहा तो वो अफेक्ट करेगा ना हमारी टीचिंग को। और थर्ड हमारा आ जाता है सपोर्टिव मटेरियल, जो सपोर्ट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं।
अगर हम आज के बेस पे AI और डिजिटल को यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। 4th नंबर पे हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। अब इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में आपको पता है कितनी सारी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी उसको प्रोवाइड हो रही है, हेल्प हो रही है जिससे वो पढ़ाए। 5th हमारा आता है जो हमारे टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट है। अब बहुत ज़्यादा शोर हो तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से इफेक्ट करेगी हमारी टीचिंग को। 6 नंबर पे आ जाता है इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन का ऐसा सेटअप है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है, अब वही डिस्टर्ब कर रहा है आपको तो वो भी दिक्कत देगा ना, तो ये भी हमारा दिक्कत दे सकता है। इसके बाद हमारी आ जाते हैं लास्ट नंबर पे 7 नंबर पे क्या आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ट्रेनिंग। अब टीचर के पास टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं है तो वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी, मैं ट्राई करूंगी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं टीचिंग के क्या क्या इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टीचिंग का एप्टीट्यूड। अब टीचिंग का एटीट्यूड कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, अब वो लव दिखा रहा है बहुत अच्छे से, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। ठीक है, अब वो आपको बताया बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो वो आपके फिजिकली और मेंटली इमोशन को इफेक्ट कर सकती है। तो टीचिंग का जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो एक तरह से मेन टाइम में अगर बोले हैंड, माइंड और हार्ट तीनों से वो टीचर कनेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ। ठीक है, हैंड भी और माइंड भी और उसका हार्ट भी, लाइक वो फिजिकली भी बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहिए कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को इफेक्ट है। अब वो थोड़ा इस तरह का नहीं होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे स्टूडेंट को। तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि टीचर का लुक बच्चे को पसंद आए। तो फिजिकली हमारी बात करता है। उसके बाद मेंटली, टीचर जो मेंटली बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसमें भी दिक्कत आएगा। इवन इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। मच अटेंशन बच्चा दिखाता है, तो अगर बैलेंस्ड है, ज़्यादा इमोशन नहीं दिखा रहा, कम इमोशन भी नहीं दिखा रहा, तो हम टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। एक तरह से जो हम बोलते हैं ना, मेन जो हमारा महात्मा गांधी ने एक चीज़ कही थी। अब जो टीचर का एटीट्यूड को अच्छे से बता सकता है वो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि टीचिंग जो होते हैं हमारे 3 उस पर डिपेंड होते हैं, हैंड, माइंड एंड हार्ट। ठीक है, तीनों पे होती है। अब माइंड आपको पता है ये 3 चीज़ हमारी कॉग्निटिव होती है, साइकोमोटर होती है और अफेक्टिव होती है। इन तीनों चीज़ों से कनेक्टेड होती है। ये महात्मा गांधी ने दिया था, जिसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनली अगर टीचर सही स्टेबल है तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो टीचर क्या होता है, शुड बी ट्रेन सक्सेसफुली। इन सारी चीज़ों के लिए उसको ट्रेन होना चाहिए और उसको फ्लैक्सीबल वे में टीचिंग करनी चाहिए। लेसन्स को फ्लैक्सिबल वे में प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आए सिक्वेंशियल वे में बहुत ज़्यादा उससे पढ़ा के चलेगी। तो अगर उसने प्लान किया है लेसन्स को बहुत अच्छे फ्लैक्सिबल वे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी, अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर कम रहेगी ना, तो हमारे टीचर को वो बहुत गंदा अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें दिक्कत देखने को मिलते हैं। सेकंड हमारी आता है लर्निंग एप्टीट्यूड। लर्निंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, हमारी टीचिंग है ना इफेक्टिव बनती है, मैक्सिमम बनती है अगर लर्नर का एटीट्यूड बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, वो सीखने की इच्छा से उसमें बैठा हो। अगर वो डिस्टर्बिंग होता है और वो नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है तो उसमें आपको लर्निंग में इंटरप्शन दिखेगा, आपकी लर्निंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसमें लर्नर का जो माइंड है ना बहुत अच्छे से रहना चाहिए, बिल्डअप रहना चाहिए, वो चीज़ों को समझने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो टीचिंग का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो लाइवली इन्वायरमेंट होता है और जिससे है ना पार्टिसिपेंट और टीचर है ना बहुत अच्छे से मस्त कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होता है तो वो कनेक्ट होकर चीज़ों को सीख सकते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड के लिए हम क्या क्या क्वालिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ट्रेट्स होते हैं स्टूडेंट के अंदर, जिसका अगर स्टूडेंट ध्यान रखते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी है। तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी की हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एटीट्यूड की बात होती है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की, स्टूडेंट की भी और लर्नर की भी। उसके साथ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड या मोटिवेटेड होना चाहिए स्टूडेंट। अब मोटिवेशन ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा। उसके बाद उसका लर्निंग स्टाइल, ठीक है, जैसा वो टीचर पढ़ा रहा है ना तो उसका लर्निंग स्टाइल को भी फोकस करना चाहिए। अगर टीचर विजुअली, ऑडियो और हमारा कहते हैं ना काइनेस्थेटिक, इन सारी चीज़ों से अगर बता रहा है, रीडिंग से, तो इन सारी चीज़ों पे वो लर्निंग स्टाइल पे उस लर्निंग के हिसाब से उसको सीखना चाहिए। उसका एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए और वो रिस्क को लेने के लिए रेडी रहे। ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो उसको सॉल्यूशन ढूंढने में इतना इच्छुक हो कि वो चीज़ें कर पाए। तो लर्नर का एटीट्यूड भी होना चाहिए। इसके बाद सपोर्ट मटेरियल जो दिया, आज के टाइम पे आपको पता है डिजिटल ही चीज़ें चल रही है तो सपोर्टिव मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिजिटल वे में अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक,
पहले के टाइम में टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही है टीचर, मैगजीन से पढ़ा रही है, जनरल पीरियोडिकली टेबल जो होते हैं बड़े बड़े जब 10th क्लास के बच्चों को सिखाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर्स का सॉल्यूशन मैन्यूल होते हैं अलग से। तो ये सारी चीज़ें ना एक तरह से सपोर्टिव मटेरियल होते थे। और आज के टाइम पे आपको पता है डिजिटली यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। डिजिटली अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास स्क्रीन है वाइट कलर की, उसमें मेरा जो वॉइस है आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं टीचिंग को। अगर आपके सपोर्टिव मटेरियल में कोई बैरियर आ रहा है, अब कोई नॉइस आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सपोर्टिव मटेरियल भी जरूरी होने चाहिए। अगर ये बिल्कुल अच्छा है, ओके है, तो आपकी टीचिंग बहुत अच्छी जा सकती है और बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अब इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में आते हैं, इसमें टीचिंग एड्स आ जाते हैं। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? जो असिस्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर और टीचर एंड लर्निंग के प्रोसेस को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जो टीचर और लर्नर होता है ना, इसके बीच में जो असिस्टेंस का वर्क करते हैं, एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री टीचिंग मेथड इसके अंदर आ जाता है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री के वो वे में आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप अभी स्टार्टिंग में 1 मंथ ये करोगे, सेकेंड मंथ ये करोगे। उसके बाद सेल्फ जो होते हैं टीचिंग मेथड की, इसके अंदर सेल्फ सपोर्टिंग बच्चों को खुद से करनी पड़ती है, उसके साथ टीचर जो उसको प्रोवाइड कर ले। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को दी गई है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता है बहुत सारे तरीके से आज के टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यही हमारी टीचिंग इसके अंदर होती है। 5th नंबर पे आता है टीचर एंड लर्नर का इन्वायरमेंट। आपको पता है लर्नर और टीचर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप कहीं बैठो, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो, वहाँ पे चेयर्स है, मतलब डेस्क है, डेस्क के साथ बोर्ड है, वहाँ पे नॉइज ज़्यादा नहीं है, तो बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है। और वहाँ पे लाइट भी है, अगर लाइट ना हो तो बच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन क्वालिटी दोनों की दोनों होनी चाहिए, जो हमारी गुड टीचिंग बताती है, ठीक है। अब इसके अंदर टीचर एंड जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन हर चीज़ में टीचर एंड लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें हमारा बहुत सारे डाइवर्स प्लेटफॉर्म पे हम इसको कर लेते हैं और एंगेज कर लेते हैं बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपका पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आपको ये चीज़ दिक्कत दे सकती है। तो इसमें भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है। इवन बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ओपन इन्वायरमेंट में आजकल टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ओपन इन्वायरमेंट में कभी भी वो एक्सेस कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बट पहले के टाइम में जो स्कूल चॉक एंड बोर्ड मेथड होता था, तो वहाँ पे अलग वे में इन्वायरमेंट को फोकस किया जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है 6 इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इंस्टीट्यूशनल में क्या आता है? जो हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है टीचर की, जो कि हेल्थी टीचिंग को डेवलप कर सकते हैं वो अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो अगर वहाँ पे आप कोई इंस्टीट्यूट है या कोई स्कूल है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बार बार इंटरप्ट कर रहा है, क्लास में आ रहा है कि इस बच्चे ने फीस नहीं भरी है, इस बच्चे ने, तो उसको मेंटली वो दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो उससे क्या टीचिंग में भी इफेक्ट पड़ सकता है। और आप टीचर्स के पास जा रहे हो और टीचर्स को बोल रहे हो कि आपको ना हम कह रहे हैं कि आप ना अब ये ना ज़्यादा नहीं पढ़ाओगे, आप बस इतना से ही पढ़ाओगे, आपको बोला कि आप टेबल तक ही पढ़ाओगे बच्चों को, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाओगे जब तक हम आपको अलाउ नहीं करते। तो क्या ये भी डिस्टर्ब कर रहा है ना टीचर को? आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हो कि आपको बस इतना ही पढ़ाना है। तो ये चीज़ भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में टीचर को एक फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम वो अपने वे में बढ़ाएगा, ठीक है। उसको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर फ्री होना चाहिए। और जो वो डिसिप्लिन में है ना, उसी डिसिप्लिन में उसको पढ़ाना चाहिए। अब मैथ का टीचर इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ाएगा, ठीक है। अब एसएसटी का टीचर साइंस थोड़ी ना पढ़ाएगा। तो उसको जो डिसिप्लिन है ना, उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अंदर हमारा टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी होता है, टीचर एंड पेरेंट का रिलेशन भी देखने को मिल जाता है, और टीचर्स के बीच में भी, और स्कूल का जो स्टाफ होता है, जो अदर स्टाफ होता है, उनके साथ भी टीचर्स का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब टीचर का रिलेशन अच्छा नहीं है, उनके अंदर कॉन्स्पिरेसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, तो क्या हमारी टीचिंग अच्छी होगी? क्या वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा? तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं टीचर की ट्रेनिंग। टीचर की ट्रेनिंग में हमारा, जैसे हम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर, ठीक है। जिस क्लास का लर्नर होता है, टीचर उस वे में लर्निंग की चीज़ें उसी वे में प्लान करता है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे 1-2 चीज़ की ओर, जो कि हमारे एग्जाम में चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग के अंदर हमारे आते हैं टीचर प्लान करता है अकॉर्डिंग टू अ लर्नर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ लर्नर कि लर्नर क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखेगा, उसके लर्निंग के बिहाफ वे ही टीचर प्लान करता है। तो इसमें एक तरह से हमारा टीचर ट्रेनिंग के अंदर आता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये हमारा,
ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको मतलब कोई भी बीच में से नहीं छेड़ सकता। लाइक टीचर की जो टीचर्स की टीचिंग स्किल्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक, कंटिन्यूस वे में होता है। टीचर्स की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स टीचिंग ट्रेनिंग में। अब वो स्किल कैसे अच्छी की जाती है, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। इसके टीचर के पास मास्टरी होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई नई नॉलेज चाहिए, अपडेटेड सिलेबस चाहिए तो उसमें मास्टरी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिगार्डिंग स्टूडेंट को, वो कैसे इंप्रूव करे और स्टूडेंट की कैसे अंडरस्टैंडिंग को वो बिल्डअप करे, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। और इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज भी आ जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, ये हमारी। उसके बाद 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी आती है हमारी, इसके अंदर कोर टीचिंग स्किल होनी चाहिए टीचर के पास, कि कोर जो उसका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश की बहुत कोर स्किल होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके स्पेसिफिक स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक स्किल। एंड एट द लास्ट में उसका टारगेटिंग ग्रुप जो होगा ना वो स्पेसिफिक होगा, जो मतलब कौन से वाले ग्रुप को टारगेट कर रही है, कौन सी क्लास को, तो उसका वो भी स्पेसिफिक होगा, उसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो टीचर ट्रेनिंग ऐसी, क्योंकि हर किसी की ट्रेनिंग है ना उसके जो स्टूडेंट होता है, उसका जो लर्नर होता है उसके बेसिस पे होते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इफेक्टिव टीचिंग एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है की बिहेवियर, कि हमारे टीचर्स का क्या की बिहेवियर होता है, इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। दूसरा हमारा होता है 5 हेल्पफुल बिहेवियर। अब तक जो चीज़ पढ़ी है सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस अगर मैं बात करूँगी तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल मतलब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो की बिहेवियर और हमारे हेल्पफुल बिहेवियर कौन से होते हैं, इससे थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है, हम उसके बारे में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर पढ़ते हैं लैंग्वेज लैबोरेटरीज, ठीक है, जो इफेक्टिव एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस होते हैं, लैंग्वेज लैबोरेटरीज। तो हम सबसे पहले करेंगे इफेक्टिव टीचिंग के, हम जो इसके अंदर आ जाते हैं ना इफेक्टिव टीचिंग, उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट, अगर किस टीचिंग को हम इफेक्टिव बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आपको सीखने में मिल रहा है, आपके लिए हेल्पफुल मिल रहा है, आप मेरी मतलब वीडियो की रीच अच्छी पहुँचेगी, तो इसका मतलब मेरी टीचिंग बहुत इफेक्टिव है और बच्चों को हेल्पफुल मिल रहा है, तो आउटपुट भी मुझे मिलेगी अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उस आउटपुट से क्या बच्चे की लर्निंग भी मैक्सिमम है, ठीक है, वो सीख भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है इफेक्टिव टीचिंग के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा आ जाता है, सबसे पहले हमारे की बिहेवियर आते हैं। हम बात करेंगे 5 की बिहेवियर्स के, ठीक है। जो हमारे 5 की बिहेवियर्स होते हैं, नाम से ही पता चला है 5 ही होंगे, इससे ज़्यादा हमारे होंगे नहीं। तो इसके अंदर हमारी कौन से आ जाता है, इसको शॉर्ट में आपको याद करेंगे, लाइट्स याद कर सकते हो, ठीक है, लाइट्स। आप इसको याद कर लोगे तो जो आइदर बचे हुए होंगे वो हमारे सारे हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं। अब 5 की बिहेवियर में हमारे एल से क्या आ गया पहले, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आ गया लेसन क्लियरिटी, जो आप पढ़ा रहे हो टीचर के, ये बता रही हो जो टीचिंग कर रही है उसकी मैं बता रही हूँ, तो क्लियरिटी, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब उसका आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या वो अच्छा पढ़ाएगा, तो आइडिया क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वो जो कन्वे कर रहा है ना, जो वो मैसेज कन्वे कर रहा है वो स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप अगर करेगा तो वो हेल्पफुल रहेगा। इवन वो कॉम्प्लिकेटेड वे में ना करे, अनकॉम्प्लिकेटेड वे में करे, बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में समझाए, तो बच्चे के लिए वो लेसन क्लैरिटी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये हमारा लेसन क्लैरिटी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है आई से क्या हो सकता है, खुद से सोचो, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ठीक है। जिस डायरेक्शन वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना उसमें अलग अलग वैरायटी वे में दे ना, एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से ना दे। एक तरह लेसन क्लियरिटी कर रहा है, वो इजी वे में बच्चे को पढ़ा रहा है, उसका आइडिया क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, ठीक है। अब खाना जैसे बनाते हैं उसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि आपने कोई चीज़ को उबाला, फिर उसको चीज़ों को काटा, उसमें ऑयल डाला, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है और वो हर कोई चीज़ सीख लेता है। कोई भी एक्टिविटी, अगर आप स्पोर्ट्स सीख रहे हो, रेस के लिए तैयार हो रहे हो, तो स्लो से धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जाते हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपको बहुत ज़रूरी होता है। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है, पूरा सिलेबस पता है कि आपको कितना क्या पढ़ना है, तो वो लेसन क्लैरिटी हो जाता है। अब इंस्ट्रक्शन क्लैरिटी के अंदर हमारा क्या आता है, वैरायटी के अंदर ये हमारा आता है कि जो भी हम जैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। अभी आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, अब यूजीसी की तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको सिलेबस चाहिए, सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए। तो सिलेबस आपको टूल किसके टूल से मिल सकता है, फ़ोन से आप उसको निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट कर सकते हो। तो आपको उसके लिए पता है सिलेबस, उसके बाद आपको पता है सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करोगे, अगर आप कोचिंग नहीं लेते
तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब से मिलेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसकी स्पेस होना चाहिए, आपको कैसे स्पेस में आपको पढ़ना है, हैं इवन आपको मतलब उसके रिगार्डिंग आपको इतनी इंस्ट्रक्शन वैरायटी मिली हुई है, तो आप खुद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट के लिए हमें करना पड़ता है तो उसका एक तरह से हम किसी स्टूडेंट को अगर सामने से पढ़ा रहे हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन वैरायटी कैसे देंगे कि हम अपने गेस्चर के थ्रू हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, हमारा गेस्चर कैसा है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी वॉइस कई बार अप हो रही है, कई बार डाउन हो रही है, तो वॉइस में भी चीज़ें देखने को मिलती है और बच्चे को हम रिवार्ड और इन्फोर्समेंट से उसको पढ़ा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन वैरायटी हमारी ऐसे होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड वन। अब ये की बिहेवियर क्या था, लाइट्स, ये मत भूलना लाइट्स, ठीक है। एल से लेसन क्लैरिटी, आई से हमारी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, थर्ड आती है हमारी टी। टी से क्या हो सकता है, टी से सिंपल है टीचर, टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है, जो टीचर का होता है। यहाँ टीचिंग की बात करें, टीचिंग का की बिहेवियर है। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो है ना टीचर अपना टास्क को सेट करने में लगा रही है, वो हैंडल कर सकती है कि बच्चे के अंदर जो इनएविटेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हैंडल कर रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना वो अच्छी है या नहीं है, वो क्विकली इंस्ट्रक्शन दे रही है, अगर किसी बच्चे ने चीज़ कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका रिप्लाई दे पा रही है, वो डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर को अवॉइड कर रही है, बच्चों के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर आ रहा है उसको अवॉइड कर पा रही है या नहीं पा रही है, इवन वो लेसन्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। ये टीचर का टास्क होता है, ठीक है, वो लेसन को ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एस्टेब्लिश कर रहा है स्मूथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन जो लर्नर एंड टीचर्स के बीच है, वो चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है या नहीं होती, ये हमारे टीचर टास्क ओरिएंटेशन होते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ये आ गया ना एंगेजमेंट। अब जो बच्चा है जिसको पढ़ा रहे हैं कि वो एंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, उसको मतलब हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि उसे पहले से क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्डअप है कि अब आगे क्या आएगा, ठीक है, उसको आगे क्या आएगा, उसको इस चीज़ का वो लगा रहता है। तो वो हमारा होता है टीचर, जो स्टूडेंट होता है ना उसके जो एंगेज हो जाए बच्चा लर्निंग के साथ, लाइक हमारा मॉनिटर करते हैं बच्चे को, उनके अंदर रूल्स को सेट करते हैं स्टूडेंट के अंदर कि वो कैसे बच्चा क्लास से 45 मिनट के बाद ही जाएगा, ये वीडियो वो 1 घंटे की देख के ही हटेगा, हमने रूल सेट किया तो बच्चा एंगेज है उस टाइम के लिए, वहाँ से नहीं जा सकता, हम एक शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है इसके अंदर, और बच्चे के अंदर जो कन्फ्यूजन है ना वो निकल जाती है कि उसे पता है भाई 1 घंटा बैठना है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो एंगेज होगा उस क्लास में और उसको इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंडिपेंडेंट हम अगर बच्चे को वर्क देंगे ना उसके रिगार्डिंग, हम किसी को एक बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उसे दूसरा बच्चा पहले से ही क्या सोचेगा, एंगेज होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम फोकस रहेंगे क्या पता नेक्स्ट हम, अगर हमने नहीं जवाब दिया तो भाई बहुत गंदा फील होगा क्लास में, लड़कियां क्या सोचेंगी, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो वो बच्चा उस चीज़ में एंगेज होगा, कोशिश करेगा समझने की, अगर नहीं आएगा तो वो डाउट पूछेगा तो वो चीज़ें समझने की कोशिश करेगा। तो हमें टीचर को क्या करना है, लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को एंगेज करना है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ रहे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस रेट, जो हमारा स्टूडेंट का क्या सक्सेस रेट है, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया, लेसन की क्लैरिटी करवा दी है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी आपके पास आ गई, टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, जो टास्क कर रही है वो अपने अच्छे टाइम पीरियड में कंप्लीट करवा रही है, बच्चे को आप एंगेज कर रहे हो। अब लास्ट में स्टूडेंट का सक्सेस रेट कितना आ रहा है, अगर 60 से लेके 70%, ठीक है, 60 से लेके 70% आपके स्टूडेंट है वो आपके पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो और बहुत एक्टिव है और उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो डिवोट हो रहा है अपनी स्टडी की तरफ, ठीक है, और वो क्या बहुत अच्छे समझ रहे हैं, आपको उनको कंटेक्स्ट वगैरह अच्छे से समझ आ रहा है, आपका लर्निंग बिहेवियर अच्छा है, वो इजी तरीके से आपकी जो टीचिंग वे को ग्रैस्प कर पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, आपका मटेरियल बहुत हेल्पफुल है। तो जितने परसेंटेज बच्चे पास होते हैं वो चीज़ें आपको बता सकते हैं सक्सेस रेट आपका कितना अच्छा है कितना नहीं है, ये हमारे होता है की बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद हमारे आता है हेल्पिंग बिहेवियर, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर। अब हेल्पिंग बिहेवियर भी हमारे 5 होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे की बिहेवियर होता है उसको आप लाइट से याद कर दो, हेल्पिंग बिहेवियर को इसके लिए अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो आप ऐसे ही याद कर लेना। हेल्पिंग बिहेवियर में क्या होता है, जो टीचर होता है ना बच्चे की हेल्प लेता है, ठीक है, हेल्प से ही आप समझ रहे हो, तो ये हमारा उससे भी ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बच्चा अगर खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, आप अगर कुछ पढ़ा रहे हो और बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो बार बार और बच्चा रिप्लाई दे पा रहा है तो वही बहुत अच्छा है ना, बच्चा ग्रैस्प कर पा रहा है चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहला अगर हेल्पिंग है तो स्टूडेंट्स के आइडिया यूज़ करते हैं,
स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, आइडिया को यूज़ करना, उसका कंट्रीब्यूशन लेना, ठीक है, वो हमारा हेल्पिंग बिहेवियर होता है। यूज स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा आता है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग। अब ये स्ट्रक्चरिंग से आप क्या समझो, जो ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं। टीचर क्या होता है, स्ट्रक्चर वे में चीज़ें बताता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करवाता है, फिर बच्चे से उसको समराइज करवाने की कोशिश करता है, वो स्ट्रक्चरिंग। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्वेश्चनिंग। बच्चे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं टीचर, ठीक है। क्वेश्चनिंग में क्या हो रहा है, उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उससे एमसीक्यू वे में किए जा रहे हैं, उससे ही मतलब निकलवाए जा रहे हैं कि आप दूसरे क्वेश्चंस किसी से पूछो। उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बिल्डअप करवा रहे हैं कि हम क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन को आप कैसे रिप्लाई करवा रहे हो। इसके बाद आता है प्रॉबिंग, ठीक है। प्रॉबिंग के अंदर क्या होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी ज़रूरत होती है ना, उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को हम एलोबरेट कर रहे हैं उसके ही आइडिया से, ठीक है। हम उससे पूछ रहे हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसके रिगार्डिंग आपको कितना कुछ पता है, हम उसका टॉपिक यूज़ करके उसके ही दिमाग से चीज़ें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में जो डिस्कशन होता है वो, जिससे क्या होता है, जो हमारा टॉपिक होता है ना, बहुत ज़्यादा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है स्टूडेंट, वो बात आती है। फिफ्थ नंबर पे आता है टीचर इफेक्ट, ठीक है, टीचर इफेक्ट। अब टीचर इफेक्ट इसके अंदर आ जाता है, टीचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो होता है उसके रिलेशन के ऊपर कैसे वर्क कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है, कैसी यूजिंग हो रही है। जैसे आपको पता है वॉइस जो होती है, वॉइस और मूवमेंट टीचर का होता है बहुत अलग होता है ना, वो कई बार उसकी अप जाती है, कई बार उसकी डाउन जाती है। जैसे क्या है, बच्चे के ऊपर भी एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, उनके कभी आंख बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, वो एक्टिव है कितने, नहीं है कितने, तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। गेस्चर, टीचर किस गेस्चर में पढ़ाते हैं, कैसे उसका आई कॉन्टैक्ट बन रहा है बच्चों के साथ, तो ये भी एक तरह से हेल्पिंग बिहेवियर। अगर बच्चा बहुत अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बना रहा है तो क्या है, वो भी आपका हेल्पफुल बिहेवियर होता है, जो टीचर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो ये हमारा था की बिहेवियर, और जो हमारे दूसरे थे हेल्पिंग बिहेवियर, जो हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए। इसको हेल्पफुल बिहेवियर वो बोलते थे, और हेल्पिंग भी, तो इसको हेल्पफुल ही लिख लो, हेल्पफुल बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर हमारी क्या चीज़ें आ जाते हैं, जैसे सेल्फ लर्निंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं। अब लैंग्वेज वगैरह की जो ये लेबोरेटरी आपको पता है, जहाँ आप लैब के अंदर जाके खुद से लर्न करते हो चीज़ों को, तो वो हमारे होते हैं सेल्फ लर्निंग, ठीक है। सेल्फ लर्निंग जो प्लेस होते हैं वो हमारी लेबोरेटरीज होती है, जिसके अंदर क्या आता है, एक तरह से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिससे क्या है हम लर्न कर सकें। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज से पता चल रहा है, तो ये हमारी लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई लैब होगी, ठीक है, जिसके अंदर जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, हमारी अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, उसके बारे में डाटा आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बच्चा जाता है खुद से सेल्फ लर्निंग सीख सकता है, क्योंकि इसके अंदर टूल्स जो होते हैं बहुत बेस्ट टूल होते हैं, जिससे हम सेल्फ लर्निंग अच्छे से कर लेते हैं। इसके अंदर पहले हम जो लैंग्वेज है जो हमें बोलनी है, तो उसको पहले हमें सुनना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आप लैंग्वेज को हियर करोगे, हियर द लैंग्वेज स्पोकन, जो आपको सीखनी है, जो कि कहाँ से सीखोगे, जो टेप्स वगैरह होते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे, हियर करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और जो अदर लैंग्वेजेस होंगे उनके साथ भी आप कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज है। और बाद में क्या करोगे, हियर कर लिया आपने, और उसके बाद आप कंसंट्रेशन करोगे, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड करोगे, जिससे क्या आगे आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ है ना वो अच्छे से हो पाएगी, आप उस लैंग्वेज को अच्छे से स्पीक कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ आप बोल सकते हो और सुन सकते हो, ठीक है। बट आप इसके अंदर रीड एंड राइट का फंडा नहीं है कि आप रीड नहीं कर सकते एंड राइट। आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है वहाँ पे आप रीड और राइट कर सकते हो, नहीं, सिर्फ आप उसमें सुन सकते हो और बोल सकते हो। तो अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ है रीड एंड राइट का, सिर्फ स्पीकिंग का, ठीक है। स्पीक कर सकते हो और लिसन, सुन सकते हो, ये दोनों चीज़ होती हैं इसके अंदर। तो स्पीकिंग के टाइम पे आपको पता है एक तरह से हमारा इसके अंदर मेन एम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जो लैंग्वेज लेबोरेटरी का मेन एम होता है ना, वो क्या फोकस करता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स को अच्छे से कर पा रहे हो नहीं, आपके इंटोनेशन, जो आपकी बोलने का तरीका है ना वो अच्छे से है या नहीं, आपकी एक्सेंट अच्छी है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर ये हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी फोकस करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब इसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स वो कौन से होते हैं, जो हम प्रोसेस क्या होता है लैंग्वेज लेबोरेटरी का, तो इसके जो होते हैं हमारे 3 होते हैं, 3 होते हैं। इसके अंदर 3 क्या होते हैं, हियरिंग बूथ होता है एक, ठीक है, जहाँ पे आपको हेडफोन वगैरह मिल जाता है जिससे आप सुन सकते हो।
हियरिंग बूथ आपको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको एडवाइज़र बूथ, ठीक है, एडवाइज़र और ग्रीवियंस और कंसल्ट आप कर पाओ, जहाँ से एडवाइज़र बूथ और जहाँ से आप कंसल्ट कर पाओ वो वाला बूथ आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आपको कंट्रोल रूम देखने को मिलता है। तो ये आपको ये सारी की सारी चीज़ें लेबोरेटरी के अंदर मिल जाते हैं, जिससे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे इक्विपमेंट होते हैं और जो कि लैंग्वेज लेबोरेटरी को कंटिन्यू करवाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग हमारी क्या होती है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग आपने कई जगह पे आपने इसका वर्ड सुना होगा, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग, ठीक है। अब मैक्रो टीचिंग जो होती है हमारी वो टीचिंग होती है जो आप एक पायलट स्टडी की तरह, जहाँ आपकी कंडीशन है ना कंट्रोल होती है, ठीक है, जिसके बीच में आप पढ़ा रहे हो ना वो आपके ही एज के आपके ही इक्वल है उन लोगों का, 4 से 5 लोगों के बीच में आप जो पढ़ा रहे हो ना वो आपकी मैक्रो टीचिंग होती है। मैक्रो जो आप 1 महीने के लिए एक तरह से कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है कंट्रोल्ड है उसमें आप पढ़ा रहे हो, वो हमारी मैक्रो टीचिंग हो जाती है। एंड माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जो ये मैक्रो टीचिंग से मिल के और एट द लास्ट आप किसी स्कूल में जो पढ़ा रहे हो जाके, वो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं और इसे प्रपोज किसने किया था। तो जो हमारे माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट था ना वो एलन एंड रियान ने, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एलन एंड रियान ने इसको प्रपोज किया था माइक्रो टीचिंग के। इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसको पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर उसको टीच करना पड़ेगा, फिर उसको फीडबैक मिलेगा जिसे पढ़ाया है, उसके बाद वो अगेन रीप्लान करेगा, ठीक है, रीप्लान करने के बाद फिर वो रीटीच करेगा, रीटीच के बाद उसके री फीडबैक मिलेगा। तो ये जो साइकिल है ना ये चलती रहती है इस हमारी माइक्रो टीचिंग के अंदर। तो ये एक तरह से हम माइक्रो किसे प्रिपेयर कर रहा है, माइक्रो टीचिंग हमें प्रिपेयर कर रहा है मैक्रो किसके लिए, मैक्रो टीचिंग के लिए। तो इसके अंदर यही बात होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से ये फेजेस में डिफाइंड होता है। जो इसके फेजेस है ना किसने दिए थे, हमारी जो माइक्रो टीचिंग है इसके जो फेजेस है वो किसने दिए थे उसके बारे में आपको होना चाहिए। इसको प्रपोज किसने किया था, एलन एंड रियान ने किया था। और जो इसके फेजेस थे ना वो हमारे जेसी, ठीक है, जेसी क्लिफ ने इसके फेजेस दिए थे कि किस वे में ये सारी चीज़ें चलती है, जेसी क्लिफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले जो स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने होते हैं, ठीक है, 4 to 5 मंथ्स होते हैं, जो भी ये टीचिंग सीख रहा है 4 to 5 मंथ क्या होता है, वो नॉलेज को एक्वायर करता है, वो नॉलेज सीखता है, बहुत सारी नॉलेज गैदर करता है, नॉलेज को एक्वायर करा, उसके बाद क्या होगा, उसको वो फिर स्किल को बिल्डअप करेगा 1 महीने के अंदर, स्किल्स को बिल्डअप करता है, उन्हीं बच्चों के बीच में पढ़ा के दिखाता है, अपना प्रिपेयर करके आता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग फेज आती है, ठीक है, स्किल के बाद ट्रांसफ़र करता है वो वही नॉलेज को बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है, जिसमें 10 से 12 बच्चे होते हैं उसके बीच में ये करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ये हमारी मैक्रो टीचिंग आ जाते हैं, ठीक है, मैक्रो टीचिंग कि 10 बच्चे के अंदर कर रहा है, ये अभी बड़े बच्चों के अंदर नहीं गया। उसके बाद क्या होता है, यही स्किल्स आते हैं हम एक्चुअली फिर बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्चुअल लाइफ में। ये तो कंडीशन वे में हो गया, मैक्रो मैंने बताया, मैक्रो हमारे कंडीशन उसमें होता है, फिर ये हमारे एक्चुअल वे में होते हैं जिसके अंदर कोई ना लिमिट नहीं होती। एक तरह से इसके अंदर क्या चीज़ सिखाई जाती है, जो हमारे माइक्रो टीचिंग होती है इसके अंदर एक तरह से ये चीज़ सिखाई जाती है, स्किल सिखाई जा रही है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट है, जो उसका टॉपिक है वो नहीं बताया जा रहा, सिर्फ स्किल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कैसे वो कॉन्टेक्ट डिलीवर कर रहा है। और ये एक तरह से आर्टिफिशियल सेटअप में होती है, ठीक है, रियल इन्वायरमेंट में नहीं होती। 1 महीना जो है ना आर्टिफिशियली जो 10 बच्चे बैठे हैं ना 10 जिसमें टीचर्स भी हो गए जो उनके साथ सीख रहे हैं, सिर्फ वही उस पर्टिकुलर क्लास के नहीं, अगर 10th क्लास के तो उनके नहीं, तो वो हमारी एक तरह से माइक्रो टीचिंग आ जाती है जिससे बच्चा सीखता है, ठीक है। अब इसमें जो रेशनल और एक स्किल की जब बात आती है, तो रेशनल और स्किल की अगर हम बात करते हैं तो रोल देखा जाता है क्लासरूम में, कैसे वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर नोटिस किया जाता है, उसकी स्किल्स कैसी है प्रेजेंटेशन करने के लिए, इवन स्टूडेंट एंड टीचर का जो थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स है ना वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और दूसरा स्किल्स की बात आती है, स्किल्स के अंदर देखते हैं जो प्रिपेयर हो रहा है माइक्रो लेसन के या नहीं, उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं, जो उसकी स्किल बिल्डअप करने के लिए, और वो एंटायर माइक्रो टीचिंग को अच्छे से कर लेगा फ्यूचर में जाके या नहीं कर पाएगा, उसने सारी चीज़ें ली है या नहीं। अब स्किल के अंदर इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वो 2 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं जो कि फीडबैक बताता है एट द लास्ट में, ठीक है, और एक हमारा माइक्रो टीचिंग का जो सेटअप होता है, सेटिंग होता है। अब जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा किसने दिया था, ये हमारा एनसीईआरटी की तरफ से आया था, ठीक है, एनसीईआरटी ही इसके लिए बताता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है ये एनसीईआरटी ने दी है,
एनसीईआरटी ने सेटअप किया है। इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं 5 से 10 होते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होते। और इसके अंदर पीपल्स जो होंगे वो रियल होते हैं, ठीक है, रियल जो टीचर्स वगैरह होते हैं। और इसके अंदर जो सुपरविज़न होता है, टीचर और जो एजुकेटर होते हैं उनके साथ बात करते हैं, और एक सुपरवाइज़र होता है जो इन चीज़ों को सिखा रहा होता है। और इसमें जो ड्यूरेशन होते हैं ना, सिर्फ 6 मिनट के होते हैं, ठीक है, 6 मिनट की जो टीचिंग होती है। और ये पूरा जो साइकिल होती है ना, वो 36 मिनट की होती है, ये याद रखना, 36 मिनट। लाइक प्लानिंग करिए, टीच करिए, जो टीच कर रहे हैं ना वो सिर्फ 6 मिनट की टीचिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फीडबैक मिलता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये 36 मिनट का हो जाता है। उसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होता है। तो ये जो पूरी साइकिल है 36 मिनट के। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, ये 36 मिनट है, ठीक है, कि आपकी जो माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग कितनी होती है वो 36 मिनट के होते हैं। एंड हम इसकी बात करते हैं अब मॉडल ऑफ टीचिंग। अभी काफ़ी चीज़ रह गई हैं, बट हम अभी मॉडल ऑफ टीचिंग भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। अब मॉडल ऑफ टीचिंग हमारे कौन से होते हैं? मॉडल ऑफ टीचिंग में हमारे सबसे पहले आता है पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी। सेकंड नंबर पे हमारा आता है एंड्रोगोजी। उसके बाद आता है हमारा हीटोगोजी। जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा हीटोगोजी होता है, फिर एंड्रोगोजी होता है, फिर हमारा पेडागोजी होता है। ऐसे होता है जो कि इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जितनी हम इसके अंदर ग्रैप्स करते हैं उससे ज़्यादा हम हीटोगोजी के अंदर ग्रैस्प करते हैं नॉलेज को। अब जो पेडागोजी होता है इसमें हम बच्चे को एंगेज करवाते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट उसकी करवानी पड़ती है, जिसमें एक तरह से हमें क्या याद करें, टीचर ही कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन रोल टीचर का होता है इसके अंदर, और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट हमारा पैसिव होता है, और टीचर ही इवेल्यूएट करता है स्टूडेंट को कि उसका आउटकम कैसा आएगा, और वो स्टूडेंट के ऊपर ना एक तरह से पूरी तरह से फोकस रखता है। तो इसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज़ हो रही है? जब टीचर ही सब कुछ कर रहा है तो इसके अंदर जो होती है हमारे कन्वेंशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच। इसके बाद आती है हमारी एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी क्या होते हैं? इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट हेल्प ले रहा है टीचर की, ठीक है, स्टूडेंट हेल्प लेता है टीचर की, मतलब हेल्प टू टीचर लर्न, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो होता है ना एक्टिव होता है, और उसके साथ साथ टीचर भी एक्टिव ही होता है, दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ना हेल्प ले रहा है टीचर के, कि एक तरह से कल्टीवेशन कर रहा है उसको। तो टीचर इसके अंदर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट को सीखने के लिए। अगर आप ये कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से टीचर उसको एनकरेज कर देता है, उसको सेल्फ डायरेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको ओरिएंटेशन इंक्रीज करने में, ठीक है। तो इसमें मतलब वर्क तो एंड्रोगोजी में स्टूडेंट खुद से कर रहा है, बस टीचर फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। अब हीटोगोजी में आपको क्या करना है, ये हमारा हैस एंड चैरस ने किया था 2000 में। इसमें बात होती है रियलाइजेशन की, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले में क्या बात हो रही थी, इससे पहले वाले में हमारी बात होती है पेडागोजी में, जो कि हमारी कन्वेंशनल अप्रोच को यूज़ कर रहा है। इसके अंदर हमारे कल्टीवेशन को, जैसे हम कल्टीवेशन करते हैं, एक से हेल्प ले रहे हैं, तो वो वाली। और उसमें रियलाइजेशन, जिससे बच्चा जो होता है ना सेल्फ डिटरमाइंड होता है, उसे पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन जो लर्नर होता है ना वो बेस्ड होता है किसी एक प्लान के ऊपर। इवन इसके अंदर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके अंदर खुद से कैपेबिलिटी होती है, और स्टूडेंट एनकरेज करता है अपनी ही चीज़ों को, ठीक है, और नई नई फाइंडिंग ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये हमारे होते हैं। तो यही है हमारा सबसे बड़ा जो मेजर शिफ्ट एजुकेशन में देखने को मिलता है ना, वो पेडागोजी से हीटोगोजी तक बच्चा शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी यही पूरी कहानी है इसके रिगार्डिंग। अब इसके साथ साथ हमारी फेज ऑफ टीचिंग में मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फेज ऑफ टीचिंग हमारी क्या क्या है। तो फेज ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं, ये हमारी किसने दी थी आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए, एग्जाम में वही पूछ सकते हैं। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने ये हमारी फेज ऑफ टीचिंग दी थी। इसमें क्या बोला था कि इसमें कहा था जो टीचिंग होती है कौन कौन सी फेजेस से होती है। तो टीचिंग की अगर हम बात करते हैं ये 3 फेजेस में होती है। एक तो होती है प्री एक्टिव, उसके बाद हमारे आते हैं इंटरेक्टिव, जब इंटरेक्ट कर रहा है टीचर स्टूडेंट के साथ, और इसके बाद होते हैं पोस्ट एक्टिव, जहाँ पे हमें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, पोस्ट एक्टिव। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। आप प्री एक्टिव की अगर बात करते हैं तो प्री एक्टिव में क्या होता है, टीचर ना पहले से ही
अपनी क्लास में जाने से पहले एक्टिव होता है, अपने गोल्स को सेटअप कर रहा है, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस कंटेंट को पढ़ाना है और कैसे स्ट्रेटजी सिस्टमैटिक वे में पढ़ाना है, क्या चीज़ पहले पढ़ाएंगे क्या नहीं, पहले समराइज़ करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो प्लान करता है। इंटरेक्टिव में क्या करता है, वो डायग्नोसिस करता है अपनी लर्निंग को, जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसे अपने आगे जाके एक्चुअल क्लास में इंटरेक्ट कर लिया स्टूडेंट से, बच्चों के एक्शन रिएक्शन देख लिए, तो और वो उसी के साथ साथ डायग्नोसिस कर रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको भी एक्सप्लेन करने की वो चल रहा है, जिसमें कहता है एक तरह से सेलेक्ट कर रहा है बच्चों के स्टिमुलाई को कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनका फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक तरह से ये अपनी स्ट्रैटेजी साथ साथ चेंज कर रहा है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी ये चेंज कर लेता है, ठीक है, जिससे बच्चे को इफेक्टिव रहे। इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव वही होता है अप्रोप्रिएट टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें फीडबैक आ गया, अब इसमें एक तरह से पर्टिकुलरली हम फीडबैक ले रहे हैं और उसको पूरा चेक कर रहे हैं कि कैसे क्या रिएक्शन था और हमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो यही सारा हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग के अंदर है। इसके बाद हमारे टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है एंड ट्रेडिशनल और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग कौन सी होती है, लर्नर सेंट्रल हमारी कौन सी होती है, टीचर सेंट्रिक क्या होती है और टीचर एंड लर्नर सेंट्रल क्या होती है, ये हमारी टीचिंग रह गई है, ठीक है। और इसके बाद टीचर सेंट्रिक के मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है। और जो नेक्स्ट वीडियो है इस वीडियो के बिहाफ पे ही मैं लेके आऊँगी इसका जो सेकंड पार्ट है। और वैसे इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और अगर आपको किसी टॉपिक किसी वीडियो की डिमांड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपकी वो वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ।